हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे, ठीक। एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत का इतिहास, ठीक। ये हम लोग पढ़ेंगे आज। प्राचीन भारत के इतिहास में हम लोग देखो क्या से क्वेश्चन आता है। पहली बात बताया गया था सबसे पहले कि प्राचीन भारत के इतिहास में हम लोग देखेंगे कुछ स्रोत हैं। सबसे स्रोत पढ़ेंगे हम लोग। स्रोत होगा सकता जिसका हम लोग वीडियो बना दिए हैं, ठीक ना, जिसका हमने वीडियो बना चुका है। स्रोत में जैसे साहित्यिक स्रोत बताए थे, पुरातात्विक स्रोत सब बता दिए हैं, जिसमें चर्चा किए होंगे अभिलेख का। वो सबसे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ठीक। तो किसी भी इतिहास को लिखने के लिए हमें क्या चाहिए? स्रोत चाहिए। स्रोत कितने टाइप के होते हैं? साहित्यिक और पुरातात्विक। हम देखेंगे कि कुछ काल ऐसा है जिसमें सिर्फ और सिर्फ पुरातत्व का ही चर्चा है। इन्हें पुरातत्व के आधार पर उस काल का इतिहास लिखे। क्यों? क्योंकि उसमें लेखन कला का ज्ञान नहीं था। और कुछ काल ऐसा है जिसमें पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों चलाते हैं हम लोग, क्योंकि लेखन कला का ज्ञान हो चुका था। अब पुरातत्व तो पहले से चला ही आ रहा था, ठीक। ये अब आगे हम लोग पढ़ेंगे। जैसे देखो, जैसे मान लो हम लोग पाषाण काल का इतिहास लिखना होगा तो हम लोग सिर्फ पुरातत्व पर आश्रित हैं, क्योंकि इस काल में लेखन कला का ज्ञान नहीं हुआ था। हम लोग नौ पाषाण पढ़ेंगे, उसमें पाषाण युग का सिर्फ, उसमें भी हम लोग सिर्फ पुरातत्व पर आश्रित रहेंगे। हम लोग जब ताम्र पाषाण पढ़ेंगे उसमें भी हम लोग क्या रहेंगे? पुरातत्व पर आश्रित रहेंगे, क्योंकि इसमें लेखन कला का ज्ञान। लेकिन एक काल आता है जब हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का, इसका भी आधार हम लोग का क्या रहेगा? पुरातत्व, न कि साहित्य। क्यों? इस समय क्यों? लेखन कला का ज्ञान तो था, क्योंकि लेखन कला का ज्ञान था, लेकिन उसको हम लोग पढ़ नहीं पाए। इसीलिए इस काल का भी इतिहास किस पर लिखा था? पुरातत्व पर। अब आता है कि जो आज हम लोग का टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। हम छोड़ दिए पाषाण युग, नौ पाषाण और ताम्र पाषाण। इससे कभी कभार क्वेश्चन आता है, तो लास्ट हम लोग इस सब चीज़ का हम लोग क्लास में अध्ययन कर लेंगे कभी फुर्सत में। अभी हमने बोला ही था कि जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसका हम वीडियो बना रहे हैं। अच्छा होगा कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया दरोगा का, जिसका कुछ थोड़ा सा, जो लोग तैयारी में होंगे पीक पर, उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत भी है। लेकिन जिसका तैयारी नहीं हुआ था वो कुछ 2 महीना में और कुछ देख ले बढ़िया से, ठीक। ऐसे भी कंपटीशन काफ़ी टफ होने जा रहा है इस बार का, क्योंकि 5000 में से सिलेक्शन होगा, वही लोग ढंग का पढ़ेगा, सब उसी में तब पूरा होगा। 50,000 लड़का भले ही दिया है मेंस, लेकिन 5,000 एकदम क्रीम टाइप का होगा, उन्हीं सबसे में आपस में टक्कर होगा पूरा, ठीक ना। देखो नेक्स्ट सिंधु घाटी सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता है तो सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन बराबर आते रहता है। और जो आज का सेक्शन है ना, इससे तो लगातार क्वेश्चन आया हुआ है। आज का जो सेक्शन है इससे तो काफ़ी क्वेश्चन पूछता है बीपीएससी में, चाहे कोई भी एग्जाम में। जबकि उसके बाद जो सेक्शन, देखो सिंधु घाटी सभ्यता को हम इसीलिए सेक्शन में बांट के पढ़ेंगे। पहला सेक्शन होगा इसका इंट्रोडक्शन सेक्शन, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण, खोजा किसने, उत्पत्ति, इसको क्या कहते हैं, इसका स्थल और क्षेत्र, उसके बाद स्थल और प्राप्त वस्तुएं। ये हो गया पहला सेक्शन में। दूसरा खंड में इसका हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन और इसकी सामाजिक व्यवस्था, ठीक ना। ये दूसरा सेक्शन में। तीसरा सेक्शन में पढ़ेंगे इसका धार्मिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था और इसका कला एवं संस्कृति। और इसी में हम लोग लास्ट में पढ़ लेंगे पतन के बारे में हल्का सा, ठीक ना। ये 3 सेक्शन में हो सकता नहीं होगा तो 4 सेक्शन में लेकर चलेंगे, लेकिन 3 सेक्शन में टारगेट रखे हैं कि इसको हम मेन चीज़ पढ़ा के निकल जाए, ठीक। चलो हम लोग आज पहला सेक्शन में हम लोग वही हम लोग पहला सेक्शन में आज देखते हैं। देखो पहला सेक्शन क्या है। पहला सेक्शन हम लोग जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो सिंधु घाटी सभ्यता का जो पता लगा था, इसका जो खोज हुआ था वो 1921 था। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन सुन लो। 1921 के पहले भारत की जो सबसे पुरानी सभ्यता मानी जाती थी, वो मानी जाती थी कि भारत की सबसे पुरानी सभ्यता आर्य सभ्यता है।
जिसको हम लोग वैदिक सप्ताह भी बोलते हैं। बताएंगे क्लास में कैसे इसको बोलते हैं, ठीक। तो 1921 के पहले लोगों की धारणाएं क्या थी कि भारत की सबसे पुरानी सप्ताह क्या है, आर्य या वैदिक सप्ताह है, ठीक है। लेकिन जब 1921 में सिंधु घाटी सप्ताह का खोज हो गया तो ये धारणाएँ क्या हो गई, बदल गई। और अब सबसे पुरानी सप्ताह क्या मानी जाने लगी भारत की, तो सिंधु घाटी सप्ताह। लेकिन यह धारणा फिर बदल गया 1950 के दशक तक आते आते, और फिर खुदाई हुआ तो पता चला इससे भी पुरानी सप्ताह थी ताम्रपाषाण, और कहा गया कि सबसे पुरानी सप्ताह भारत की कौन है, ताम्रपाषाण। जैसे जैसे निचले स्तर तक खुदाई होता गया, ये सब लोग बताएंगे क्लास में भी। मेन बोले ना, कभी जहाँ जहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है उसको भी नहीं पढ़ाएंगे। अभी कोई एग्जामिनेशन के व्यू से टू द पॉइंट पढ़ा देते हैं, ठीक। देखो ताम्रपाषाण, लेकिन खुदाई हुआ तो इससे भी निचले स्तर का सभ्यता मिली, उसका नाम था नवपाषाण। और तब पता चला कि भारत की सबसे पुरानी सभ्यता न ताम्रपाषाण है न सिंधु घाटी सभ्यता है, बल्कि कौन है, नवपाषाण है। तभी कुछ दिन तक ये भी, कुछ वर्षों तक ये भी चला। 60-70 के दशक में आकर ये पता चल गया कि इससे भी पुरानी सभ्यता है पाषाण युग, और अब तक की सबसे पुरानी सभ्यता हमारी कौन है, पाषाण युग है। तो समझा, 1921 के पहले क्या मानी थी सबसे पुरानी सभ्यता के रूप में, आर्य सभ्यता, ठीक। चलो इंट्रोडक्शन में इतना ही पकड़ लेना, नेक्स्ट आता हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। अब शुरू करते हैं हम लोग मेन चीज़, ठीक। पहला है नामकरण। चलो, तो कहा था कि सिंधु घाटी सभ्यता का दो नाम था, एक सिंधु घाटी सभ्यता और एक हड़प्पा सभ्यता। जिससे कितने नाम थे, दो नाम थे। एक कौन सभ्यता, सिंधु घाटी, जिसको इंडस सिविलाइजेशन भी बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक। ठीक है ना। तो इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता क्यों पड़ा था, तो देखो ये हमारा उस समय का महाद्वीप थे, देखना ये अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है। तो उस समय यहाँ पे एक नदी बहती थी, सिंधु नदी, ठीक ना। इसी सिंधु नदी के किनारे जो खोज हुआ, हड़प्पा सभ्यता खोज हुआ, इसी सिंधु नदी किनारे सारे हड़प्पा सभ्यता की खोजाई हुई थी, ठीक ना। और सिंधु नदी के किनारे ज़्यादा इसकी सभ्यता बसने के कारण इसका नाम क्या पड़ा था, सिंधु सभ्यता, ठीक ना। ये सभ्यता सबसे पहले कहाँ बसी थी, सिंधु नदी के किनारे, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, सिंधु सभ्यता। तो पूछ सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता इसका नाम क्यों पड़ा, तो सिंधु नदी के किनारे बसने का इसका क्या होता नाम, सिंधु सभ्यता गया, ठीक है। अब पूछ देगा इसी में कि इसका एक और नाम कौन था, हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता इसका नाम क्यों हुआ, तो सबसे पहले इसकी खुदाई हड़प्पा नामक स्थल जो आज पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक ना, मोंटगोमरी ज़िले में, वहीं पर सबसे पहले खुदाई हुई थी। तो सबसे पहले खुदाई होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा, हड़प्पा सभ्यता। और सिंधु नदी किनारे ज़्यादा बसने के कारण इसका क्या नाम पड़ा, सिंधु सभ्यता, ठीक। तो हड़प्पा नामक स्थल पर इसका आरंभिक खुदाई हुआ, और यहीं से धीरे धीरे कर करके सारा साइट खोजा गया। तो सबसे पहला साइट कौन खोजा गया था, हड़प्पा, ठीक ना। तो हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई होने के कारण सबसे पहले इसीलिए इसका नाम पड़ा क्या, हड़प्पा सभ्यता, ठीक ना। अब पूछ देगा कि दोनों में से सबसे उपयुक्त नाम कौन है, सबसे उपयुक्त नाम इसका सिंधु सभ्यता है या हड़प्पा सभ्यता है, तो बोलना कि हड़प्पा सभ्यता सबसे इसका उपयुक्त नाम है। तो इससे कितने नाम हुए, दो। पहला कौन नाम, सिंधु घाटी, क्यों, सिंधु नदी के समीप इसका विकास होने के कारण। दूसरा इसका नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा, तो बोलना हड़प्पा नामक स्थल पर पहली बार खुदाई होने के कारण। अब तीसरा क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें कि दोनों में से सबसे उपयुक्त नाम इसका क्या, तो क्या बोलना है, हड़प्पा सभ्यता है, ठीक ना। तो सबसे उपयुक्त नाम इसका क्या है, या सबसे प्रचलित नाम क्या है, तो क्या बोलना है, हड़प्पा सभ्यता, ठीक। देखो उसके बाद दूसरा, अभी तक फैक्ट हम लोग चलेंगे। देखो जहाँ जहाँ कंसेप्चुअल आगा बता देंगे। ताम्रयुगीन कहता है कि ये ताम्रयुगीन और आर्य काल यानी लौह युग काल के बीच का संक्रमण काल है। तो संक्रमण काल का मतलब, ट्रांजेनिक फेज का मतलब होता है दो कालों के बीच का कोई भी काल रहेगा ना। जैसे देखो बौद्ध धर्म के बाद आता है मौर्य काल,
और मौर्य काल के बाद आता है आफ्टर मौर्य। तो आफ्टर मौर्य और बौद्ध काल के बीच का जो काल हुआ वो हो गया संक्रमण काल। तो मौर्य काल बताओ किन दो कालों के बीच संक्रमण हुआ, बौद्ध धर्म और आफ्टर मौर्य। वैसे ही है, आफ्टर मौर्य के बाद आएगा गुप्त काल। तो गुप्त काल और मौर्य काल के बीच का संक्रमण कौन हुआ, तो दो कालों के बीच के क्या बोलते हैं हम लोग, संक्रमण, ठीक ना। तो बताओ सिंधु घाटी सभ्यता के पहले कौन था, ताम्रपाषाण, और सिंधु घाटी बाद के बाद कौन था, वैदिक काल। तो दो कालों के बीच का काल कौन हो गया, सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता किन दो कालों के बीच का संक्रमण काल है, तो बोलना ताम्रयुगीन और आर्य काल, आर्ययुगीन, ठीक। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के पहले कौन था, ताम्र, बाद में कौन हुआ, आर्य, और उस दोनों के बीच में कौन था, सिंधु, ठीक। अब होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का हम लोग किताब में पूछता है कि किस युग में रखते हैं, तो कांस्य युगीन। कांस्य युगीन क्यों बोलते हैं, तो पहले देखो ये किससे बनता था, तांबे और टीने को मिला के लोग क्या बनाते थे, कांसा बनाते थे, और इसका विशेष अवसर पर ही लोग इसका प्रयोग करते थे, यही इसकी प्रमुखता थी। जैसे कैसे हम लोग सिल्क का कपड़ा शादी में पहनते हैं, या शेरवानी पहनते हैं हम लोग शादी में, तो शेरवानी हम लोग शर्ट का प्रमुखता हुआ कि आम हुआ, आम हम लोग क्या पहनते हैं, गंजी पहनते हैं। तो शेरवानी कब पहनते हैं, जब किसी विशेष ओकेजन में। तो उसी तरह से प्रमुखता के रूप में कौन है, कांस्य युगीन भी कहा जाता है इसको, क्योंकि इस कांस्य युग के कारण ये सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे प्रमुख रूप से इसी धातु का प्रयोग किया जाता था। किसी भी लेन देन में, मोहरों में भी इसका प्रयोग किया जाता, कांस्य युग का। अब होता है इस सभ्यता को, ये जो सभ्यता बसी थी भारत में, इस सभ्यता को हम लोग प्रोटो हिस्ट्री भी कहते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं आदि इतिहास, ठीक ना। तो इसको जानने के लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाओ। देखो बैकग्राउंड में क्या है, देखो भारत में जो भारत का जो कालखंड है, प्राचीन भारत के इतिहास को खास करके, या ऐसे कह सकते हैं कि भारत में इतिहास काल की शुरुआत 2.5 लाख BC से शुरू होकर आज़ादी तक, अभी तक वर्तमान तक है। इस पूरे को लेखन शैली के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। पहला बोलते हैं प्री हिस्ट्री, दूसरा प्रोटो हिस्ट्री। तो पूरे भारतीय इतिहास को जो पाषाण युग से शुरू कर वर्तमान तक है, उसको 3 भागे बांटते हैं। पहला प्री हिस्ट्री, दूसरा प्रोटो हिस्ट्री, तीसरा हिस्टोरिकल एज, ठीक ना, ठीक। प्री मतलब होता है जिसमें मनुष्य को लेखन कला का ज्ञान नहीं था। अब प्रोटो मतलब होता है जिससे मनुष्य को लेखन कला का ज्ञान था लेकिन उसको पढ़ा नहीं सका है। और हिस्टोरी का मतलब इसको लेखन कला का ज्ञान था और उसको पढ़ा भी जा सका है, उसी आधार पर उस काल का इतिहास लिखा गया है, तो उसको बोलते हैं हिस्टोरिक एज, समझा। तो प्रोटो हिस्ट्री इसी में आता है। देखो क्यों आता है सिंधु घाटी सभ्यता प्रोटो हिस्ट्री में, तो बताओ सिंधु घाटी सभ्यता का लेखन का ज्ञान था कि नहीं था, लेकिन चित्रात्मक होने के कारण, जैसे देखो चित्रात्मक है ना, चित्रात्मक होने के कारण उसको हम लोग तक पूरी तरह से पढ़ नहीं पाए। हालांकि महादेवन ने 9 लिपि को एक क्रम में सजा दिया है, यानी पढ़ने का प्रयास किया है। पूछ सकता है सिंधु घाटी सभ्यता को लिपि को पढ़ने का प्रयास कौन किया है, H महादेवन ने, ठीक है, जिसका एक क्रम में सजा कर रखा जहाँ से मिला धौलावीरा से, ठीक ना। तो सिंधु घाटी सभ्यता को आदि इतिहास में क्यों रखते हैं, तो इस परिभाषा के अनुसार क्या देखते हैं हम लोग कि लेखन कला हो लेकिन उसको पढ़ नहीं पाए हैं। तो हम लोग, हमारे पास बताओ सिंधु घाटी सभ्यता में लेखन कला था कि नहीं था कैसा था, पिक्टोग्राफिक था, चित्रात्मक। कैसे आज जापानी लोग का है, चीन लोग का भाषा समझ में आता है, ऐसे ऐसे लिखता है, क्या ऐसे करके चीनी ऐसे ऐसे करके लिखता है, उसी तरह से था सिंधु घाटी सभ्यता का लिपि। उसको नहीं पढ़ने के कारण लिपि है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है, तो इसको हम लोग प्रोटो हिस्ट्री में रखते हैं। तो पूछ देगा कि सिंधु घाटी सभ्यता को प्रोटो हिस्ट्री में क्यों लिखते हैं, तो क्यों, इसका लेखन कला था परंतु उसको पढ़ा नहीं सका। तो जिसका लेखन कला हो पढ़ा नहीं सका उसको प्रोटो हिस्ट्री, जिसका लेखन कला ना हो उसको रखते हैं हम लोग प्री हिस्ट्री, और जिसका लेखन कला हो और उसको पढ़ा जा चुका हो, उसी के आधार पर इतिहास लिखा गया हो, उसको हम लोग बोलते हैं हिस्टोरिक एज, ठीक है। सब बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, उसके बाद तुमको मौर्य, बौद्ध धर्म के बाद जितना भी टॉपिक है, आर्य भी आता, प्रोटो हिस्ट्री बता देंगे, आर्य सप्ताह अलग जब पढ़ाएंगे तब क्यों उसको कहता है, ठीक ना। चलो आओ
तो सिंधु घाटी सभ्यता को किस इतिहास में रखते हैं? प्रोटो हिस्ट्री में। क्यों? क्योंकि लिपि है लेकिन उसको पढ़ा नहीं। क्यों नहीं पढ़ा सका है? तो उसकी लिपि चित्रात्मक है, ठीक ना। नेक्स्ट आते हैं स्रोत। देखो, किसी भी काल को लिखने के लिए आधार चाहिए। मान लो किसी भी कालखंड को लिखने के लिए क्या चाहिए? आधार। इतिहास में लिखने के लिए कोई ना कोई क्या चाहिए? आधार चाहिए। आधार बताए थे दो तरह का होता है स्रोत, एक पुरातात्विक और साहित्यिक होता है। और बताए थे कि सिंधु घाटी सभ्यता को लिखने के लिए साहित्यिक प्रमाण है लेकिन वो पढ़े नहीं जा चुके हैं, इसीलिए हम लोग साहित्य का आधार ना बनाकर क्या बनाते हैं? पुरातत्व है। तो सिंधु घाटी सभ्यता को लिखने के लिए एकमात्र आधार क्या है? पुरातत्व, यानी खुदाई के आधार पर जो चीज़ मिला, जहाँ जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता बसी थी, इस एरिया में पुरातत्व के आधार पर जो चीज़ मिलता है, मिलने के बाद उसको हम लोग ले जाते हैं C14 कार्बन पत्ती से मैच करते हैं। मैच करने के बाद उसका काल अगर सिंधु घाटी सभ्यता के काल से 2350 से लेकर 1750 के बीच में है तो माना था कि वो वस्तु किस काल की है? सिंधु घाटी सभ्यता की है। तो सिंधु घाटी सभ्यता को लिखने के लिए आधार क्या है? केवल और केवल क्या है? पुरातत्व। क्यों नहीं साहित्य है? तो बोलना साहित्य इसलिए नहीं है क्योंकि लिखा गया लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया है। तो पुरातत्व में क्या क्या आधार है? जैसे मृदभांड है, सिंधु घाटी सभ्यता का मृदभांड जहाँ जहाँ से मिलेगा माना जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार वहाँ तक था। औजार उसका जो जो मिलेगा, आभूषण मिलेगा तथा अदर भी भवन निर्माण मिलेगा, ETC। तो पुरातत्व में कौन कौन आते हैं? सब मृदभांड, औजार, आभूषण, भवन, ये सारे चीज़ें क्या हैं? सिंधु घाटी सभ्यता को लिखने का आधार है। तो सिंधु घाटी सभ्यता को पूछ देगा कि सिंधु घाटी सभ्यता को इतिहास लिखने के लिए क्या स्रोत चाहिए हमको? पुरातात्विक, सिर्फ साहित्यिक, पुरातात्विक साहित्यिक दोनों। तो क्या बोलना? पुरातात्विक। पुरातात्विक में क्या क्या? जैसे मृदभांड हो गया, उस काल के औजार को जहाँ जहाँ मिलेंगे, आभूषण मिलेंगे, इसी तरह से बहुत सारे मेन मूर्ति मिलेगी, मूर्तियाँ मिलेगी, बहुत सारी चीज़ें जो आधार बन सकता पुरातत्व का बनता है। और जहाँ जहाँ से मिलेगा और उसके कालखंड से अगर C14 कार्बन पत्ती से मिलाया जाएगा और उसके मिल गया तो माना जाएगा क्या हो गया कि आप उस कालखंड के हैं। और लिखा जाए कि जैसे मान लो एक पेन मिला, उस पेन को C14 कार्बन पत्ती पर ले गया और उसका कार्यकाल 2350 से 1750 के बीच है, तो कहा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पेन से क्या थे? परिचित थे। और पेन किस में आता है? समाज में आता है। तो समाज जब पढ़ेंगे उसका ना तो उसमें लिख देंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग को पेन का ज्ञान था। ठीक। अब आता है सिंधु घाटी सभ्यता का नेक्स्ट है मुख्यतः नगरीकरण था। इसको प्रथम नगरीकरण बोलते हैं। तो भारत में याद रखना कि नगरीकरण 3 स्टेप में चला है, प्रथम, दूसरा और तीसरा। प्रथम चला है सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरा चला है 600 BC, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं ना वो 600 BC में हम लोग ये पढ़ेंगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म महाजनपद। और तीसरा चला है जब मुसलमानों का भारत में प्रवेश हुआ है, यानी दिल्ली सल्तनत की स्थापना के समय। तो 3 बार भारत में नगरीकरण आया है, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक ना। बहुत लोगों को पहला पता है और दूसरा तक पता है, तीसरा जल्दी लोगों को नहीं पता रहता है। ये तभी पता रहेगा जब तुम मेंस पढ़ोगे तब। चलो, तो सिंधु घाटी सभ्यता मूल रूप से क्या थी? नगरीकरण थी। इसलिए नगरीकरण बोला गया है आम भाषा में, लेकिन इसको डेप्थ पढ़ोगे ना तो 3 चरण में चली थी। जब ये पहला अवस्था में थी, यानी 2700 से लेकर 2400, देखो इसका कार्यकाल ऐसे बनाया था। मेंस में जाओगे तो 6000 BC बनाता है, लेकिन पीटी में लोग पढ़ेंगे 2700 से लेकर 1700 BC तक। क्यों? कभी बता देंगे BC AD का मतलब क्या होता है, ठीक ना। 2700 से लेकर 1700 BC तक। ठीक। इसको 3 भागे बांटे हम लोग, क्योंकि पहला अवस्था में देखा गया ग्रामीण फेज में थी, मतलब कच्चे ईंट का मकान, शहरों का विकास नहीं। जैसे दूसरा अवस्था है 2400 से 1900, यानी 500 BC में सारा विकास की है। सारा विकास सा कब हुआ है? 500 BC में, यानी 500 वर्ष में, यानी 2400 से लेकर 1900। इसी फेज में नगरीकरण बना था ये। यानी जितना भी सिंधु घाटी सभ्यता का तुम विकास देखो, नगर का विकास, योजना भगत का, ये तुमको ये नाला का विकास, सड़क का विकास, मूर्ति कला, टोटल चीज़ का लगभग विकास, पक्की ईंटों का प्रयोग सब इसी काल में हुआ था। फिर जाकर लोग पक्की ईंटों का प्रयोग कम कर दिए,
यानी अपने पुराने विचारों को छोड़ दिए, तो फिर आ गए वो लोग पतन अवस्था में, जो 1917 से चला ग्रामीण अवस्था में। 3 फेज में चला है। पहला अवस्था यानी आरंभिक अवस्था में क्या था, ग्रामीण। मेन फेज में क्या था, नगरीकरण। और तीसरा लास्ट फेज में क्या था, ग्रामीणकरण। इन उत्थान के समय में ग्रामीण, पतन के समय में ग्रामीण, और अपने आरंभ के समय में ग्रामीण, पतन के समय में ग्रामीण, उत्थान के समय नगरीकरण। तो कितने स्टेज में चला, 3 स्टेज में। लेकिन मेन हम लोग क्या मानते हैं, नगरीकरण को ही मानते हैं। तो सबसे ज़्यादा मेन उसका भूमिका किस में है, सिंधु घाटी सप्ताह अपने किस काल के लिए जाना था, नगरीकरण। जैसे हम अभी छोटे बच्चे हैं मान लो, तो हमको कौन जानता है, बुढ़ापा में तो कौन जानेगा, लेकिन जब हमको नौकरी लग जाएगा जवानी के फेज में, तो हमको सब जानेगा लोग। उसी तरह से तो मेरा बचपना भी आया, मेरा बुढ़ापा भी आया, और मेरा जवानी आया। जवानी में हम लोग सब काम कर सकते हैं, इसलिए हम लोग को मेन जाना था जवानी के लिए। तीसरा स्टेज आता, तो बताओ सिंधु घाटी सप्ताह मूल रूप से क्या थी, नगरीकरण थी। दूसरा नगरीकरण कब होता है, 600 BC में। तीसरा मुसलमानों के आगमन पर। ठीक, अब होता है कि सिंधु घाटी सप्ताह जब बसी थी भारत में, ठीक ना, 2700 BT के अनुसार, ऐसे मेंस में 3000 6000 चलते हम लोग बसी थी। उसके समकालिक सप्ताह कौन कौन थी, यहाँ पर चीन थी। कहाँ देखो, उसकी समकालिक सत्ता, चीन की सत्ता यहाँ थी। यहाँ मिस्र की सत्ता थी अफ्रीका में। यहाँ यूरोपीय सुमेर की सत्ता थी। यहाँ थी फारस की सत्ता। यहाँ थी मेसोपोटामिया की सत्ता। तो ये सारे इसके समकालिक थे, ठीक ना, ध्यान रखना, समकालिक थे। समकालिक मतलब क्या होता है, हमारे समका, जैसे हमारे समय में जो भी मेरा दोस्त होगा सब, उस हमारा क्या समकालिक है। तो इस सिंधु घाटी सत्ता की समकालिक सत्ता चीन थी, ईरान फारस सत्ता थी, मेसोपोटामिया थी, सुमेर थी, मिस्र थी, ठीक ना। ये उसके सारे समकालिक सत्ता थे जिनसे उसका व्यापार होता था, और इन्हीं समकालिक सत्ता से उसका हम तुलना भी करते हैं। नगर नियोजन के मामले में तो कुछ देश इसमें से सिंधु घाटी सत्ता को टक्कर देते थे, लेकिन उन्नत जल निकासी जो था, निकास पानी का बहाव, नगर का पानी, टाउन प्लान का बहाव, उस मामले में सिंधु घाटी सत्ता अपने समकालिक सत्ता से काफ़ी आगे था। हाँ, कुछ मामलों में मिस्र, सुमेर, फारस, चीन, मेसोपोटामिया भी इनसे काफ़ी क्या थी, आगे थी। जैसे मंदिर, इनका प्रयोग नहीं हुआ, मंदिर का प्रयोग होता था, ठीक ना। तो बहुत सारे चीज़ में लोग आगे थे, बहुत सारे चीज़ में सिंधु घाटी सत्ता आगे थी, ठीक ना। नेक्स्ट आता है, अभी मेन फैक्ट खाली जान लेना, ठीक ना, पकड़ लेना। अभी कॉन्सेप्चुअल नहीं गया, फैक्चुअल जा रहे हैं। आर्यों से तो बताए थे कि सिंधु घाटी सत्ता के पहले था ताम्रपाषाण, अब बाद में था आर्य लोग। पहले कौन था, ताम्रपाषाण, तो इसके बाद आता आर्य लोग। तो कहता आर्य से इस सत्ता की तुलना करेंगे तो क्या दिखेगा, हमको अंतर क्या दिखेगा, कैसे इसको अलग करते हैं आर्य से। मैंने क्या कहते हैं कि देखो, आर्य अलग थे और सिंधु घाटी सत्ता अलग था, यानी दोनों एक नहीं थे। तो पहला बहुत सारे अंतर है, बहुत सारे अंतर, मेंस पढ़ो तो बहुत सारा अंतर भी है, समानता भी है। समानता यह बताएगा कि इतिहास कभी मरता नहीं है, और अंतर बताएगा कि इतिहास में कुछ बदलाव आ जाता है तो एक दूसरे से भिन्न दिखता है। इतिहास कभी मरता नहीं। जैसे हमारा परिवार, जो हमारा घर है, गांव है, वो हमारा थोड़े हमारे परदादा के समय का था। आज वो हमारे दादा को मिला, दादा से फादर को मिला, फादर से हमको मिलेगा, तो उसी में हम लोग कुछ मॉडिफाइड करते रहेंगे मकान में, तो हमसे वो अलग दिखेगा। उसी तरह से सिंधु घाटी सत्ता अलग नहीं है, आर्य अलग नहीं है। ये मत कह देना कि सिंधु मर गया और आर्य आ गया। इसी सत्ता में कुछ परिवर्तन आ गया जो सिंधु घाटी सत्ता से थोड़ा क्या दिखा, अलग दिखा। तो अलग सत्ता कला, ये अलग सत्ता कला है, ठीक। तो आर्य से इस सत्ता को अलग क्यों रखेंगे, तो पहला मृदभांड है, बहुत सारे कारण है रखने का आधार है। मृदभांड देखो, सिंधु घाटी सत्ता का मृदभांड था लाल और काला रंग का मृदभांड। जैसे कोई भी बर्तन बनाते थे ना, तो अंदर में उनका काला था और बाहर में लाल, ये उनकी पहचान थी। जहाँ जहाँ ऐसा बर्तन मिला समझा जाता था कि वो क्या है। जैसे कैसे मुस्लिम है लोग, टोटी वाला बर्तन ज़्यादा यूज करता है सब, तो जहाँ जहाँ मुझ ये टोटी वाला बर्तन मिलेगा तो लोग क्या समझेगा, लोग कि ये एरिया लगता है मुस्लिम बहुल होगा, नहीं समझा। तो यही मृदभांड जब आर्य में गए तो आर्य लोग चित्रित धूसर मृदभांड या धूसर मृदभांड, यानी आप मिट्टी को
से बर्तन को बनाकर धीमी आंच पर पकाते थे ताकि वो धूसर टाइप का लगे, ग्रे टाइप, कैसे लकड़ी होता है इसी तरह से। और एक होता PGW, पेंटेड ग्रेवर, यही था उत्तर वैदिक काल का मृदभांड, और ये था वैदिक वैदिक का, ठीक ना। तो सिंधु घाटी सप्ताह और आर्य सप्ताह में पहला क्या भिन्नता, मृदभांड है। इनका मृदभांड देखो अलग है, इनका मृदभांड अलग है। मृद में मिट्टी, मृद मैंने क्या होता है मिट्टी, भांड मैंने क्या होता है बर्तन, मिट्टी का बर्तन, ठीक। नेक्स्ट आता संस्कृति। आओ अभी बताए थे कि सिंधु घाटी सप्ताह मुख्य रूप से क्या संस्कृति थी, नगरीय, और आर्य क्या था, ग्रामीण था। दोनों में अंतर है कि नहीं है। लेकिन हम लोग डेप्थ जब जाएंगे बढ़िया से स्टैंडर्ड पढ़ने के लिए, तो हम लोग क्या देखते हैं कि यह तीनों फेज में चला था, ग्रामीण भी, नगरीकरण भी और ग्रामीण भी। तो दोनों का संस्कृति में भी क्या अंतर है। धातु। सिंधु घाटी सप्ताह के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, क्योंकि आर्य लोग लोहे से, इस आधार पर इनमें दोनों में भिन्नता है। पशु के आधार पर आओ, गाय का अभी तक कहीं भी सिंधु घाटी सप्ताह में कहीं चर्चा नहीं मिला है। तो गाय किस दर आगे बताएंगे, गाय तो कैसे गाय माना गया है। तो बैल है तो क्या रहा होगा, गाय रहा होगा जो, तो बैल है तो गाय रहा होगा। बैल का साक्ष्य मिला है, लेकिन गाय का साक्ष्य अभी तक नहीं मिला, अभी तक नहीं मिला। खोज जारी है, हो सकता मिल जाए। आर्य क्या है, गाय उनका प्रिय था। लोग देखा ना, गाय के लिए दुहिती शब्द आया है, गाय के लिए अघन्या शब्द आया है, ठीक ना। गाय के लिए गोहनता शब्द आया है। तो उनका प्रिय पशु कौन था, गाय, और इनमें प्रिय पशु के बारे में कोई चर्चा नहीं है। तो ये अंतर है जिस आधार पर आर्य सप्ताह को सिंधु घाटी सप्ताह से अलग रखा जा सकता है। और भी बहुत सारे हैं, खान पीन में भी है, खाने पीने में भी है, ठीक ना। लेकिन इतना ही जानो, मेन से पढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट आओ, हड़प्पा सप्ताह का विकास देखो। विकास बताओ, एक चरण हुआ कि कई चरण हुआ, तो मतलब 3 चरण हुआ है। किसी भी बड़ी सप्ताह का विकास रखना याद, एकाएक नहीं होता है, तो पतन भी एकाएक नहीं होगा। जैसे मान लो मुकेश अंबानी है, आज उसके पास कितने खरबों का संपत्ति है, तो क्या बताओ एक दिन में हो गया कि संपत्ति, वो धीरे धीरे विकास किया। तो याद रखना, जितनी बड़ी सप्ताह होगी उसका विकास भी धीरे धीरे होगा, यानी लंबे अवधि में चला होगा। तो उसका पतन भी क्या होगा, धीरे धीरे होगा। मान लो मुकेश अंबानी बर्बाद हो जाए, तो कभी एक दिन में बर्बाद हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों नहीं, क्योंकि उसके पास पैसा काफ़ी है, धीरे धीरे करके उसका पैसा सब क्या खत्म होगा। उसी तरह से सिंधु घाटी सप्ताह का जो विकास हुआ, विकास का मतलब नगर का, योजना का, कि व्यापार का, कृषि का, वो एकाएक न करके क्रमबद्ध रूप में हुआ। तो पतन भी इसका क्या होगा, क्रमबद्ध रूप में होगा, धीरे धीरे करके सब मान लो पहले मौजूदों खत्म होगा, फिर उसके अगल बगल का साइट खत्म होंगे, ऐसे करते करते धीरे धीरे सारा साइट क्या हो गया, लगभग पतन की अवस्था में आ गया। तो विकास इसलिए इसका बोलते हैं हम लोग 2700 से लेकर देखो 1700 को तक को 3 चरण बोलते हैं। आरंभिक अवस्था, उत्कर्ष, इसी समय उसका सारा विकास हुआ है 2400 से 1900 के बीच, और पतन हुआ 1900 से 1700 में, ठीक। तो देखो उसको पतन होने में कितना साल लग गया, 200 साल, और विकास करने में कितना साल लगा, देखो 2700 से 900 रखो, लगभग 800 साल लग गया, समझा। तो देखो आरंभिक अवस्था में जब विकास कर रहा था सिंधु घाटी सप्ताह, तो कुछ ही साइट थे जो विकास कर, जैसे देखो पाकिस्तान में कोटदीजी, आमरी, कुल्ली नाल संस्कृति, और अपना भारत के पास आ जाए कालीबंगा। ये 4-5 ऐसे छोटे छोटे साइट थे जो हड़प्पा सप्ताह का आरंभिक अवस्था कहा जाता है। यही लोग हड़प्पा सप्ताह का आरंभिक प्रतिनिधि स्थल कहा सकता है, क्योंकि इन्हीं साइट से लोग आगे बढ़ करके अन्य सब, यही साइट पहले भी कैसे देखते हो, कोई झोपड़ी पट्टी एक बनाता किसी एरिया, मान लो राजीव नगर का विकास हुआ पटना में, तो सबसे पहले वो हम लोग जाते थे पहले, तो पहले एकदम एक शुरू में दम था, जैसे धीरे धीरे विकास करता चला गया। सिपाड़ा कैसे था, पहले एकदम छोटा अवस्था में विकास कर गया, इसी तरह से। तो कहने का मतलब है कि जो कोटदीजी, कालीबंगा, आमरी और कुली नाल संस्कृति है, ये सब हमारे सिंधु घाटी सप्ताह का आरंभिक अवस्था था, फेज था। इन्हीं के विकास के आधार पर अन्य साइट का भी विकास होता गया, चला गया, और इस तरह से सप्ताह बड़ी एक देश की बड़ी सप्ताह के रूप में तब्दील हो गई। तो इसीलिए कहा था कि पहला आरंभिक प्रतिनिधि स्थल कोटदीजी है, कालीबंगा है, आमरी है, कुल्ली और नाल है। इसमें हड़प्पा तड़प्पा मत बोल देना, हड़प्पा सब आता है उसके बाद है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, जितना भी साइट देखोगे ना, सब भी बाद का है, मैंने उत्कर्ष अवस्था का है। तो 4-5 साइट जो थे पहले
सिंधु घाटी सत्ता के ही प्रतिनिधि स्थल थे। मतलब पहले इन्हीं साइट का विकास हुआ, धीरे धीरे इनसे आगे डेवलप करते 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 अन्य क्षेत्रों में लोग फैलते गए और एक लार्ज मात्रा में बड़े क्षेत्र में सिंधु घाटी सत्ता का विस्तार हो गया। इसीलिए सिंधु घाटी सत्ता को विकास में 800 साल लग गए। और अब आता उत्कर्ष काल। इसी काल में आकर इस काल के प्रतिनिधि कौन कौन स्थल हैं? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, सुकोटता, लोथल, कालीबंगा, तुमको बनवाली, मांडा, सारे आलमगीरपुर, इन सब क्षेत्रों का विकास हो चुका था। और इसी समय सारे क्षेत्र का विकास हुआ। इसी समय तुमको तांबा का, कांसा का, पढ़ा लिखन युक्त शैली का, ईंट का प्रयोग, मकान, भवन, सब व्यापार, सब इसी से विकास हुआ, ठीक ना। लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, धीरे धीरे जैसे व्यापार ख़त्म हुआ, धीरे धीरे लोगों की अर्थव्यवस्था कमज़ोर होती गई। अर्थव्यवस्था कमज़ोर हुआ तो लोग का पतन होना क्या हो गया, पैसा रहेगा तब ना सब तुम काम करोगे। फिर लोग पुरानी व्यवस्था में आ गए और फिर से उनका पतन हो गया। पतन मतलब क्या होता है? जड़ से ख़त्म नहीं, पतन मतलब होता है आपके व्यवस्था में गिरावट है। और उन्मूलन का मतलब होता है जड़ से ख़त्म, जैसे पोलियो उन्मूलन, जड़ से ख़त्म करना है, ठीक ना। पतन मतलब हो गया जैसे 100 है, 100 में से 80 चले गए, 20 रह गए, पतन हो गया। और 100 में से 100 को ख़त्म कर दिया गया, ये हो गया उन्मूलन। तो यार ना, मौर्य काल का पतन हुआ था। पतन इसलिए बोलते हैं ना कि सिंधु घाटी सत्ता भले ही ख़त्म हो गई, लेकिन उसकी नगरीकरण सत्ता रह गई, वो आगे भी चला है। तो सिंधु घाटी सत्ता का पतन हुआ ना कि उसका नगरों का पतन हुआ था, नगर तो आगे रह ही गया। चलो नेक्स्ट आता है इसका तिथि बताते हैं कि सिंधु घाटी सत्ता का तिथि क्या था। तो 2350 से 1750 सर्वाधिक मान है। C14 कार्बन पत्ती बताई है। C14 कार्बन पत्ती क्या होता है साइंस में, ठीक ना। व्हीलर महोदय थे, उन्होंने बताया था कि 2500 से शुरू होकर 1500 BC तक चला, यानी लगभग 1000 BC तक चला है। कौन? 1000 साल तक चला सिंधु घाटी सत्ता, किसकी नज़र में? व्हीलर की महोदय में। तो इन्होंने आरंभ कब बताया था? 2500। पतन कब बताया था? 1500 में ख़त्म हो गया। तो मेसोपोटामिया से सिंधु घाटी सत्ता का व्यापार होता है, इराक से। तो यहाँ से यहाँ की जो वस्तुएं मिली है वो लगभग 2500 BC का मिला है। इसी आधार पर उन्होंने कहा मेसोपोटामिया से व्यापार क्या था, मेसोपोटामिया से जो भी व्यापार होता था, से समझा ना, उस सामान का जो C14 कार्बन पत्ती पर ले गया तो उसका 2500 बढ़ता है टाइम। और इसका अंत देखा गया इसके बाद के काल जो आर्य सत्ता थी उससे, क्योंकि 1500 के बाद कुछ ऐसी चीज़ आने लगी जो सिंधु घाटी सत्ता उससे परिचित नहीं थी। तो माना गया कि ये सत्ता लगता है कि पतन हो चुका है, अब कोई नई सत्ता डेवलप कर गई है। तो आर्य सत्ता के आगमन से और मेसोपोटामिया का व्यापार से, तो मेसोपोटामिया के व्यापार से वो आरंभ मानते हैं कि इस समय उसका आरंभ हुआ होगा सिंधु घाटी सत्ता का। और जब आर्य सत्ता आ गई जो सिंधु घाटी सत्ता थोड़ी अलग थी, उससे माना कि यहाँ पर अब आकर के उनका पतन हो गया, तब एक नई सत्ता जन्म लिया। क्योंकि सब दिन होता ना एक समान, सबका एक समय होता है। नेक्स्ट उत्थान एवं उत्पत्ति से संबंधित अब नेक्स्ट टॉपिक है। इसका मतलब हुआ कि सिंधु घाटी सत्ता के विकास में बहुत सारे स्थलाकृतियों की भूमिका है, बहुत सारे देशों की भूमिका है। क्योंकि इतनी बड़ी सत्ता का विकास अकेले नहीं हो सकता है, सारे संस्कृतियों का सम्मेलन लगभग रहा होगा, तभी इतना बड़ा सत्ता हर चीज़ अडॉप्ट कर पाया। और हर चीज़ अडॉप्ट कर पाया तो इतना बड़ा हो गया। कैसे मुकेश अंबानी बड़ा है, उसका हर चीज़ में है, रिलायंस में है, तेल में है, जियो में, जियो सिनेम में है, बहुत सारा उसका कंपनी है, उसका चलता है। तो उसी तरह से कहा गया कि सिंधु मेसोपोटामिया के बारे में लोग कौन लोग बोल रहा है, तो मेसोपोटामिया के बारे में लोग बोला गार्डन चाइल्ड व्हीलर। पूछेगा किसने बताया था कि सिंधु घाटी सत्ता की उत्पत्ति में मेसोपोटामिया की भूमिका है, जिसको आज हम लोग इराक भी बोलते हैं, ठीक ना। तो बोलना गार्डन चाइल्ड और व्हीलर महोदय ने कहा था। सिद्ध करने का प्रयास किया कि सिंधु घाटी सत्ता का विकास में या उत्पत्ति में मेसोपोटामिया के लोगों की भूमिका रही थी, यानी इनके कल्चर ही यहाँ आकर के बसे आ गए, ठीक ना। तो क्या हुआ है, तो मेसोपोटामिया से जो अभिलेख मिला है उसमें मेलुहा की चर्चा है, माकन की चर्चा है और दिलमुन की चर्चा है। मेलुहा की चर्चा सिंध से, जो सिंध प्रांत था ना यही, और माकन की पहचान यहाँ मकरान तट से, क्योंकि मकरान तट से, और दिलमुन की पहचान बहरीन से की गई है।
जो इस बात का प्रचार है कि मेसोपोटामिया से लोग का व्यापार होता था और इसी कल्चर से कुछ लोग कल्चर अडॉप्ट किए और एक सत्ता का विकास किया है। सबकी अपनी अपनी है। फेयर सर्विस बोले बलूची संस्कृति से। बलूची मतलब होता जो पाकिस्तान के पास तुम देखोगे यहाँ पर बलूची संस्कृति है, बलूचिस्तान के पास। कुछ लोग कहता इनके अंश, इनके कल्चर को आगे लोग बढ़े लेकर के, और वही कल्चर फिर आगे डेवलप कर गया। उसने से मैके है, सुमेर सत्ता से बोला है, जो बेबीलोन में पड़ता है, जहाँ सिकंदर, जहाँ जिसकी मृत्यु हुई थी, जो यूनान के पास है, ठीक ना। तो मैके बोलते हैं कि सुमेर यानी बेबीलोन सत्ता से, सुमेर सत्ता के पास, सुमेर जो सत्ता थी वहाँ से कुछ कल्चर यहाँ करके बसा इनका। रफ़ीक महोदय बोलते हैं क्रमागत विकास हुआ। क्रमागत विकास का मतलब होता है कि कोई भी इतनी बड़ी सत्ता का विकास एकाएक नहीं हो सकता। बोले ना अभी कि सिंधु घाटी सत्ता पहले गांव ग्रामीण फेज में थी, फिर नगरीकरण फेज में आई। तो इतनी बड़ी सत्ता का विकास क्रमागत मैंने कहा धीरे धीरे करके हुआ। आज उनके पास कृषि रहा होगा, कृषि को लोग यातायात बनाए, यातायात से उनका व्यापार फला फूला, फिर उद्योग बनाएंगे। इस तरह से बड़े कल्चर का क्या हुआ, विकास हुआ। यानी एक साइट पहले बसे होंगे जा कर के, वहाँ साइट से फिर आगे बढ़े होंगे, उस साइट से फिर आगे साइट कर कर कैसे एक बड़े क्षेत्र का क्या कर लिया होगा विकास। अमलेन्दु घोष क्या बोलते हैं उत्पत्ति के संदर्भ में कि भारत में एक जो चौथी संस्कृति थी कालीबंगा, इसी संस्कृति का पहले विकास हुआ, जिसका हम लोग अभी जिक्र भी कर चुके थे। प्राक हड़प्पा, जिसमें कोटदीजी था, कालीबंगा था, झूकर झाकर संस्कृति जो संस्कृति थी, झो संस्कृति, ठीक ना। तमिलनाडु घोष बोलते हैं कि कालीबंगा संस्कृति का पहले राजस्थानी विकास हुआ और इसी संस्कृति से आगे बढ़ के लोग आगे आगे फैल गए और एक बड़ी सत्ता क्या कर लिए, विकास कर लिए। और भारत में वर्तमान में उत्पत्ति के संदर्भ में क्रमागत सत्ता का ही क्या किया गया है, क्रमागत विकास को ही मान्यता मिली है कि सिंधु घाटी सत्ता की उत्पत्ति में क्रमागत मैंने क्या धीरे धीरे का करके विकास हुआ। हालांकि अपने आसपास के संस्कृति से भी प्रभावित रहा होगा, लेकिन उनके कल्चर के लोग धीरे धीरे करके क्या किया, विकास किया। क्या आधार है कि इन्हीं का विकास हो क्रमागत, तो मृदभांड परंपरा। जैसे देखो कालीबंगा मान लो ब्लैक एंड रेड कलर का मृदभांड बनाते थे, तो एक इसी तरह का मृदभांड आगे लोथल में मिला है, आगे तुमको धौलावीरा मिला है, आगे तुमको चुनौदरो मिला है। इस बात का संकेत है कि ये कल्चर धीरे धीरे करके विकास हुआ, क्रमागत विकास हुआ। किससे पता चला, मृदभांड से तथा अन्य प्रकार के औजार से जो लगभग एक तरह के समान तरह के दिखते, जो बताता है कि यही लोग आगे बढ़कर विकास कर गए होंगे। तो बताओ सिंधु घाटी सत्ता की उत्पत्ति में इन सारे इतिहासकारों का याद कर लेना, और सर्वमान्य मत क्या बोलना है, क्रमागत विकास। क्यों, इतनी बड़ी सत्ता एकाएक विकास नहीं कर सकती है। नेक्स्ट आओ, खुदाई से संबंधित आ जाते हैं हम लोग। अब हम लोग चले खुदाई, ठीक ना। तो कहा जाता है कि जब अंग्रेज भारत में आए थे तो सबको पता था कि औपनिवेशिक नीति पढ़ाए थे भूरस में, मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ाया ना, दिए हैं वीडियो में। उसमें क्या बताते हैं कि अंग्रेज जब भारत में आए थे तो उपनिवेशवाद के अंतिम चरण में उन्होंने क्या किया था कि जो पैसा यहाँ से कमा करके विदेश भेज दिए थे, तो वहाँ काफ़ी पैसा संचय हो गया था। अब वो उस जगह पर भारत में पैसा लगाना चाहते थे, ब्रिटेन का पैसा, जहाँ पर से उनको काफ़ी हैवी मात्रा में पूंजी लगाना चाहते थे, जिनसे उनको अधिक मात्रा में ब्याज मिलता और काफ़ी उनको धन मिलता। तो यहाँ उन्होंने बैंक खोला, तीसरे चरण में रेल खोला, बड़े बड़े उद्योग खोले, ताकि पूंजी जितना ज़्यादा फंसाएगा उतना यहाँ से ब्याज उन्हें लेकर जाएगा। तो उसी रेल लाइन बिछाने के चक्कर में लोग गया पश्चिमोत्तर भारत में, जो पाकिस्तान में पड़ता है। वहाँ जब गया तो देखो कभी भी रेल लाइन बिछता है तो पटरी बिछाने के पहले या पुल बिछाने के पहले मिट्टी चेक होता है। देखता ना, पुल बिछाता तो पहले मिट्टी को कोड़ता है, खोदता है, खोदने के बाद देखता है कि मिट्टी यहाँ पर धंसान तो ज़्यादा नहीं ना है, दबने वाला पुल दबेगा नहीं ना, तब जाकर वहाँ चेक करने के बाद वहाँ पुल का निर्माण होता है। तो उसी समय इसने गया यहाँ रेल का भी निर्माण करने गया था लोग। रेल निर्माण करने क्रम में देखा कि कुछ टीला दिख रहा है। तो जो टीला देखा तो कहा कि यार ये टीला जो है जरूर कोई सत्ता होगा। तो सबसे पहले किसने देखा, चार्ल्स मेसन 1826 में गए थे। तो पूछता है सिंधु घाटी सत्ता को सबसे पहले देखा कौन, टीले के रूप में, चार्ल्स मेसन ने। लेकिन उनके पास कोई
पुरातत्व विभाग का अध्यक्ष नहीं था कि कुछ पता लगा सके कि ये सप्ताह हो भी सकती कि नहीं। वो चले आए। तभी अंग्रेज गवर्नमेंट ने कनिंघम को क्या किया, पुरातत्व विभाग का अध्यक्ष बनाया। 1853 में उन्होंने वो फिर वहाँ गए और वहाँ सर्वे किया, लेकिन वो भी ये बताने में असफल हो गए। तो पहले सर्वेक्षण कौन किया, पूरा सर्वे किया, नापा, देखा। पहले देखा कौन, टीला है, टीला के रूप में चार्ल्स मेसन। सर्वे कौन किया कि क्या हो सकता है, तो कनिंघम। लेकिन सर्वे किए, लेकिन वो पहचान नहीं पाए कि यहाँ कोई सप्ताह हो सकती है। तभी अंग्रेज़ों ने जॉन मार्शल, पुरातत्व विभाग का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया, जॉन मार्शल को, और दयाराम साहनी के नेतृत्व में कहा कि फिर चला जाए, लगता वहाँ पर कोई सप्ताह है। तो 1921 में लोग गए और वहाँ पर जाकर देखा, खुदाई जब किया तो वहाँ पर बहुत सारे बर्तन मिले। तो जब खुदाई किया तो सबसे पहले एक मृदभांड मिला, जो घड़ा के रूप में था। उसी मृदभांड को जब प्रयोगशाला में ले गया C14 कार्बन पत्ती से, तो उसका डेट निकला 2300, जो कि वैदिक काल से काफ़ी पहले था। और ये धारणाएं बदल दिया कि भारत की सबसे पुरानी सप्ताह वैदिक सप्ताह न होकर सिंधु घाटी सप्ताह हो गई, ठीक ना। और ये 8 सप्ताह से क्या मानी गई, सबसे पुरानी। कहाँ पर खुदाई हुई थी, हड़प्पा नामक स्थल के पास, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, सिंधु घाटी से, इसलिए इसका नाम पड़ा हड़प्पा सप्ताह, ठीक ना। तो सबसे पहले दयाराम साहनी ने कहाँ खोजा था, हड़प्पा नामक स्थल पर, ठीक ना। और ये खुदाई कब हुई थी, 1921 में। तो उसका कार्यकाल क्या बताएगा, 2350। तो आर्स का कार्यकाल है 1500 BC है, और ये कहाँ 2350 BC, यानी लगभग 800 BC पहले का। तो BC में क्या होता है, BC में याद रखना कि BC में पहले वाला पहले चलता है, ठीक ना। तो 1500 से पहले क्या है, 2300 है। तो 2300 BC बड़ा होता है कि 1500 BC, 2300 BC बड़ा होगा, ये बता देंगे BC AD का मतलब। तो मतलब कि 800 बरस पहले की सप्ताह है, इससे पहले। और यहीं पर धारणाएँ बदल गई कि सिंधु घाटी सप्ताह भारत की सबसे पुरानी सप्ताह अब तक की। उसके बाद तो बता ही दिया कि पाषाण युग हुआ था। चलो फिर इसी तरह से खुदाई होना शुरू हो गया। तो पहला प्रयास किसने किया था, मेसन ने। कनिंघम ने दूसरा प्रयास किया। खुदाई कौन किया, दयाराम साहनी ने। तब खुदाई होना शुरू हो गया। राखल दास बनर्जी आए, उन्होंने खुदाई में मोहनजोदड़ो में टीला देखा, वहाँ खोद दिया। इस तरह से कई खुदाई हुए और लगभग 30 से 40 साइट मिले हैं। 30 से 40 साइट में होता स्थल, जो सिंधु घाटी सप्ताह का प्रतिनिधि कर रहे थे पूरा एरिया में, ठीक ना। नेक्स्ट तो पूछेगा कि सबसे पहले टीला के रूप में कौन देखा था, तो चार्ल्स मेसन ने। क्या बोलना, सबसे पहले टीला के रूप में कौन देखा, चार्ल्स मेसन ने। सबसे पहले उसको जाकर सर्वे कौन किया, इसने। खुदाई कौन किया, दयाराम साहनी ने। किस जगह पर, हड़प्पा नामक स्थल पर। किसकी अध्यक्षता में, तो पूछ देगा जॉन मार्शल की। कब, 1921 में। क्या पता चला था, तो एक घड़ा मिला था। उसका कार्यकाल क्या हुआ, 2350 मिला। क्या उससे एक धारणाएँ बदल गई कि सिंधु भारत की सबसे पुरानी सप्ताह 8 सप्ताह न होकर सिंधु घाटी सप्ताह, ठीक। उसके बाद एक एक करके 22 में क्या खोजा गया, राखलदास बनर्जी ने क्या खोजा, मोहनजोदड़ो खोजा। मोरा बनर्जी, कौन बनर्जी, ठीक ना। उसके बाद एक एक करके लगभग 30 से 40 साइट खोज लिए गए, जो आज भी खुदाई हो रहे हैं। आज तो बहुत सारा साइट उसका कहाँ चले गया, पानी में चले गया है, समुद्र में डूब गया है। नेक्स्ट आओ अन्य बातें में, आप कुछ बातें सिंधु घाटी सप्ताह का देखो कैसे विकास जो है। ये त्रिभुजाकार तो कर नजर आएगा, देखो ऐसे। ये आलमगीरपुर हो गया, ये दैमाबाद हो गया, सुध का गेंडोर हो गया, ये हो गया तुमको मांडा हो गया। तो कैसा देगा तुमको, त्रिभुजाकार। तो इसकी आकृति कैसी थी, त्रिभुजाकार। क्षेत्रफल क्या, ये पूरे त्रिभुजा को मापोगे तो 12,99,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्या क्षेत्रफल है। हालांकि कुछ भाग अभी समुद्र में प्रवेश कर गया है, तो इसका कम भी हो सकता है, लेकिन उस समय इसका कितना था, 12,99,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था, यानी लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में, ठीक। अब होता है कि सिंधु घाटी सप्ताह का सर्वाधिक संकेंद्रण कहाँ होता है, संकेंद्रण समझता है, जहाँ यह सप्ताह खूब भारी डेंसिटी में बसी थी,
तो देखो ये घग्गर हाकरा है, यहीं पर गुजरात शहर है, ठीक ना। गुजरात के पास ही ये सबसे ज़्यादा क्या हुई थी, इसका सबसे अधिक साइट मिला है। तो सर्वाधिक के डेंसिटी मैंने क्या घनत्व वाला, तो सबसे ज़्यादा इसका घनत्व केंद्र कहाँ पर था, यहीं पर। कैसे हम जाते हैं, हम लोग बाकरगंज जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर पॉपुलेशन है। तो उसी तरह से सबसे ज़्यादा साइट इसका कहाँ मिला, घग्गर हाकरा। और सब जगह पर छिटपुट लोग बसे हुए थे साइट लेकर के, और सभी जगह पर छिटपुट साइट बसा हुआ था, ठीक। तो सर्वाधिक संकेंद्रण मतलब सर्वाधिक डेंसिटी, माने काफ़ी साइट वहाँ ज़्यादा मिले हैं, सबसे ज़्यादा साइट, यानी पॉपुलेशन डेंसिटी वहाँ ज़्यादा रहेगी। वो कहाँ है, तो बोलना घग्गर हाकरा, जो गुजरात तरफ पड़ता है। अब होता जब देश हमारा आज़ाद हो गया, तो आज़ादी के उपरांत भी सब खुदाई जारी रही, और गुजरात में सबसे अधिक इसका साइट मिला है। लेकिन सबसे पहले भारत में इसका साइट मिला था रोपड़, पंजाब में। कहाँ मिला था, तो पूछता है कि सिंधु घाटी सप्ताह की सबसे पहली आज़ादी के बाद खुदाई कहाँ हुई थी, तो पूछेगा सिंधु घाटी सप्ताह की पहली खुदाई कहाँ हुई थी, बोल हड़प्पा में। सिंधु घाटी सप्ताह की पहली खुदाई आज़ादी के बाद कहाँ हुई थी, तो रोपड़ में। सर्वाधिक खुदाई कहाँ हुई है, तो गुजरात है, बोलना, ठीक। अब होता है इसका सबसे बड़ा साइट, अभी 2015 में नया साइट बना है, ठीक ना। देखो सबसे बड़ा साइट राखी गढ़ी हो गया, पहले था मोहनजोदड़ो, भले आज पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक ना। 350 हेक्टेयर में फैला हुआ है। पहले कौन था, मोहनजोदड़ो था। नंबर 2 पर कौन है, मोहनजोदड़ो। नंबर 3 पर कौन है, धौलावीरा। कैसे आज बोलता है कि भारत बिहार में सबसे बड़ा क्षेत्रफल में पटना है, फिर सबसे छोटा क्षेत्रफल में शिवहर है। उसी तरह से सबसे बड़ा क्षेत्रफल अभी कौन हो गया, राखी गढ़ी हो गया, ठीक ना। इसका मतलब इसका साइट अभी मिला है जहाँ इस समय का राखी गढ़ी का मतलब क्या हुआ है, तो राखी गढ़ी जो पड़ता है पंजाब के पास, वहीं पर सबसे बड़ा इसका साइट मिला। हरियाणा में कहाँ मिलता है, हरियाणा में साइट है, ठीक ना। 350 हेक्टेयर में साइट फैला हुआ है। यानी जब इसकी खुदाई भी अभी वर्तमान 15 में, तो बहुत सारा इसका साइट क्या हुआ, मिलना शुरू हो गया, और भी दूर दराज तक। तो इसका क्षेत्रफल जब मापा गया तो 350 हेक्टेयर इसका फैलाव माना गया है। यानी इस यहाँ जो जिस वस्तु का लोग उपयोग करते थे, अदर जगह भी उस वस्तु का उपयोग मिला है, लगभग 350 स्क्वायर फीट में, ठीक ना। तो सबसे बड़ा कौन है साइट, राखी गढ़ी। अगर ना रहे तो मोहनजोदड़ो। भारत में सबसे बड़ा साइट कौन है, राखी गढ़ी। भारत में दूसरा बोलेगा तो कौन बोलना है, धौलावीरा, ठीक। अब होता है नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट, देखो ये जो सिंधु घाटी सप्ताह का जो मान लो बेल्ट है, ये इस बेल्ट में कुछ मानव सत्ताएँ बसी थी, ठीक ना। निरी जातीय का मतलब होता स्पीसी, जनजाति, जातीय लोग। मतलब जैसे कैसे आज भारत में भी उसकी उनकी शारीरिक बनावट के आधार पर है। हम लोग जैसे द्रविड़ है, मोगलाइड है, ठीक ना, ऑस्ट्रेलियाइड हम लोग हैं। इस शारीरिक बनावट के आधार पर भारत में जैसे क्या नेपाली सब भी है, गोरखा सब भी है, तो सब मोगलाइड है। तो हम लोग सब है ऑस्ट्रेलियाइड है, ठीक ना, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलियाइड है, यानी ठीक ना, प्रजाति के। तो सिंधु घाटी सप्ताह की जो प्रजातियाँ थी, नृ जातियाँ जो थी, वो आधार उसका कंकाल था। तो सबसे ज़्यादा किस जाति के लोग उसमें जैसे मान लो यहाँ पॉपुलेशन 38,000 है, मान लो, तो 38,000 में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसका माना जाता है, तो उसमें बोलना, देखो आधार है कंकाल, सब मर गया तो उसका कंकाल है ना, टच करोगे तो जिसका कंकाल ज़्यादा मिलेगा माना जाए उसी प्रजाति के लोग ज़्यादा थे। तो कोड है भूमि अल्पाद्र है, भूस भूमध्य सागरीय, इन्हीं का सबसे ज़्यादा क्या है, 6 कंकाल मिला इनका। तो माना था कि सिंधु घाटी सप्ताह के विकास में किस नृ जाति की सबसे ज़्यादा भूमिका थी, भूमध्य सागरीय। अल्पाइन भी जाति थे लोग, प्रोटोस्टाइड भी था, मंगोलाइड भी थे, द्रविड़ नहीं था। लेकिन 4 नृ जातियों ने मिलकर इस सप्ताह का निर्माण किया था। सभ्यता कौन थे, तो भूमध्य सागरीय। कैसे पता है, तो 6 कंकाल किसका मिला है, किस नृ जाति का, भूमध्य सागरीय का। इसी आधार पर क्या माना गया कि सबसे ज़्यादा सिंधु घाटी सप्ताह के निर्माण में इसी नृ जाति की सबसे ज़्यादा भूमिका थी, ठीक। कितने नृ जातियाँ हैं, 4। ये 4 नृ जातियाँ मिलकर सिंधु घाटी सप्ताह का निर्माण की थी। सर्वाधिक कौन है, भूमिका भूमध्य सागरीय। कैसे, तो कंकाल इसका सर्वाधिक 6 मिला है, ठीक। नेक्स्ट आओ, इसका चौहद्दी जान लो आप। चौहद्दी में देखो, चौहद्दी का मतलब क्या था, इसका चारों दिशाएं कहाँ कहाँ तक छोर था, ये सब लड़का को पता होता है। देखो पहले जान लो,
उत्तर से दक्षिण के बीच इसकी दूरी 1400 किलोमीटर थी। ईस्ट से वेस्ट मानते हैं इसका तो 1600 किलोमीटर मानते हैं, ठीक ना। तो जिस समय आरंभ हुई थी उस समय सर्वाधिक कौन था उसका, पूछ सकता सिंधु घाटी सप्ताह की आरंभ में सबसे ज़्यादा चौहद्दी की दर कौन लंबी थी, तो बोलना वेस्ट टू ईस्ट है। लेकिन वर्तमान में हो गया कौन, नॉर्थ टू साउथ। कैसे, देखो भारत के संदर्भ में कहा तो भारत का यहाँ से यहाँ तक दूरी होगा। भारत में इसका सबसे पश्चिमी विस्तार देसलपुर में है। अब आओ चौहद्दी में सबसे ऊपर आओ मांडा जो अखनूर जिले में पड़ता है, कश्मीर में पड़ता है, चेनाब नदी पर। सबसे पूर्व में इसका विस्तार कहाँ भी मिला अभी तक, आलमगीरपुर मेरठ जिला में, यूपी राज्य में हिंडन नदी पर जो जमुना की सहायक नदी है, ठीक। दक्षिण में आओ, दक्षिण में कभी भगतरा हुआ करता था, अब खुदाई भी आगे बढ़कर तो दैमाबाद आ गया है। जिला अहमदनगर, राज्य महाराष्ट्र, नदी परवरा, ठीक ना। नदी कौन गया, परवरा नदी पर जो है गोदावरी नदी की सहायक नदी है, ठीक है। नेक्स्ट आओ पश्चिम में आओ, सबसे पूर्व साइड सुल्तानगंडोर, जिला मकरान, राज्य बलूचिस्तान, देश पाकिस्तान, नदी दास। तो ये हो गया। अब वर्तमान में जब देश आज़ाद हो गया 1947 में, ठीक ना, और भारत दो भागों में जब बट गया तो ये भाग चले गया पाकिस्तान में। तो अब पूछ सकता है कि भारत में इसका सबसे पश्चिमी क्षेत्र कहाँ है, तो देसलपुर है जो गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, जो गुजरात में पड़ता है, भारत में है, ठीक ना। तो भारत में इसका सबसे पश्चिमी विस्तार कहाँ है, तो गुजरात में कौन, देसलपुर है, ठीक। तो पूरा ये भी इधर से भी क्वेश्चन आता है, मांडा किस नदी पर बसा है पूछ देगा, तो चेनाब नदी पर, ठीक ना। दे देगा नदी के बारे में मिलान कर देगा कौन एक सही नदी नहीं है। नेक्स्ट आओ इस काल की राजधानियाँ थी। कैसे, आज भारत की राजधानी है, जैसे भारत की राजनीतिक राजधानी कौन है, दिल्ली है। आर्थिक कौन है, मुंबई है। उसी तरह से इस समय आर्थिक कौन था, लोथल था। व्यापारिक केंद्र होने का इसको क्या बोला गया, आर्थिक राजधानी, ठीक ना। और राजनीतिक केंद्र कौन था, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों था इसका राजनीतिक केंद्र। जैसे आज दिल्ली है वैसे ही है। राजनीतिक मतलब होता है यहाँ का शासक वर्ग यहाँ करके अपना राजकाज करता होगा, ठीक। अब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में देखा गया, खुदाई हुआ तो दोनों में लगभग 80% समानता मिलती है, 80%। इसलिए इसको जुड़वा बोला गया है, जुड़वा शहर। किसको, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को पिगट महोदय ने बोला है। किसको बोला है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कौन शहर, जुड़वा शहर, ठीक ना। कौन महोदय ने, पिगट महोदय ने। क्यों बोला है, तो दोनों में लगभग 80% समानताएँ क्या सेम है। यहाँ भी नगर का विकास, यहाँ भी नगर का विकास, यहाँ भी मृदभांड, यहाँ भी मृदभांड, तो अनकल्चर जो यहाँ था लगभग यहाँ भी है, ठीक। अब होता इस काल में जितने भी साइट 30 साइट मिले हैं, जैसे कैसे भारत में है, भारत में जितने ज़िले हैं 640 ज़िले हैं, क्या सभी को नगर बना दिया गया है, नहीं। कोई ग्राम पंचायत है, कोई गांव है, तो कोई बताओ, सभी ज़िले में कोई पंचायत है, कोई नगर पंचायत है, तो कोई शहर है, ठीक है ना, तो कोई ग्राम पंचायत है। उसी तरह से 30 से 40 जो साइट मिले उसमें से 7 वो नगर हैं। मैंने 7 को हम नगर की तरह दिखते थे, जब लगता टाउन है। हम कब घर चले कोड है, हड़प्पा, म से मोहनजोदड़ो, क से कालीबंगा, ब से बनवाली, धर से धौलावीरा, च से चिन्होदड़ो, लो से लोथल। 7 लगभग क्या थे, कहीं कहीं 8 भी लिखता है, लेकिन ज़्यादातर क्या लिखना है, 7 क्या थे, नगर की सर श्रेणी में थे। यानी यहाँ पर नगरों का विकास हो चुका था। यानी सिंधु घाटी सप्ताह जब नगर अवस्था में थी, तीन पूरे साइटों में नगर का पूरा विकास हो चुका था। यानी सिंधु घाटी सप्ताह का सारा साइट नगरीकरण का रूप नहीं लिया था, ठीक ना। नेक्स्ट आप ये भी एक कुछ टॉपिक ये भी है, ध्यान सुनना, कैसे भी है उसको देखो। अब नेक्स्ट आता है, इसी में देखो हम लोग पढ़ेंगे। वो आज का टॉपिक हम लोग है कि जितना भी साइट है, जितना भी हम लोग का साइट है, देखो क्वेश्चन क्या क्या पूछता है, यहाँ से भी यही है। क्या पहला पूछेगा, पहला पूछेगा कि भारत के पूरे सिंधु घाटी सप्ताह जो बसी थी उसका जो पूरा साइट हम देखेंगे, पूरा साइट यहाँ से यहाँ तक है, तो हमको देखने से मिलेगा कि 3 देशों में बसी थी ये वर्तमान में, जो वर्तमान में 3 देश के रूप ले लिए आप। एक अफ़गानिस्तान हो गया, एक पाकिस्तान हो गया और एक इंडिया हो गया, ठीक।
तो बताओ, सिंधु घाटी सप्ताह इनमें से 3 देश दे रहा है, तो हो सकता है कि चौथा फंसा दे, नेपाल दे दे, बांग्लादेश दे दे। तो क्या बोलना है, अफगानिस्तान में बसी थी ये, पाकिस्तान में भी और हिंदुस्तान में भी। यानी इस सप्ताह का विस्तार कहाँ कहाँ हुआ था, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में। अफगानिस्तान में कौन कौन सा साइट है, मुंडिकाक और सुरतगोई है। तो मुंडिकाक कहाँ से मिला, अफगानिस्तान से। सुरतगोई भी कहाँ से मिला है, अफगानिस्तान से। और यही जो सुरतगोई है, इसका सबसे नॉर्थ ईस्ट विस्तार है, नॉर्थ वेस्ट क्या विस्तार है, पश्चिमोत्तर विस्तार यही है, ठीक ना। चलो, पाकिस्तान में कौन कौन साइट है, तो देखो, हड़प्पा, कोटदीजी, मोहनजोदड़ो, चुनहोदड़ो, आमरी, उसके बाद सुतका गेंडोर और बहुत सारे साइट हैं। ये सारे साइट किसके आएंगे, पाकिस्तान के। तो हो सकता दे दे कि इनमें से कौन सा साइट भारत में नहीं है, ठीक ना। ये दे सकता है, पूरा क्वेश्चन बन सकता है। जैसे दे देगा कि पाकिस्तान, जैसे आमरी, चुनहोदड़ो, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, इनमें से कौन सा एक साइट भारत में, तो भारत में कालीबंगा है ना। अब आ जाओ, भारत में कौन कौन साइट किस किस राज्य में पूछ सकता है। मांडा किस राज्य में, जम्मू कश्मीर में है। पूछ देगा रोपड़ किस राज्य में है, तो पंजाब में चले। तो पंजाब में एक रोपड़ है और एक ददेरी है। ददेरी जो है हड़प्पा के बाद का काल का, जिसे आर्य सत्ता का ये साइट है, आर्य लोगों का वैदिक काल का साइट है। चलो, बनवाली चले हम लोग, हरियाणा चले। तो हरियाणा में देखेंगे राखी गढ़ी है, बनवाली है और भगवानपुरा। पूछ सकता है कि इनमें से तीन साइट है। एक दे देगा रोपड़, कौन हटाना कि हरियाणा में नहीं है। आलमगीरपुर यूपी में है। कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में। तो मैचिंग कर सकता है कौन एक, तो बदराज के साथ याद रखना। आलमगीरपुर कहाँ, यूपी में। हरियाणा, हम लोग भी सब रटे हुए हैं, सब रटना पड़ता है बहुत ज़्यादा। यूपीएससी में क्या है, कहीं रटो कहीं सटो, जहाँ मन करे जहाँ करो, जहाँ कंसेप्ट क्लियर करना क्लियर करो। और पहले ही बता चुके हैं कि अभी प्रयास करना, जो फ्रेशर है 80% तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए किसी भी विषय में, उसके बाद पढ़ना आगे, ठीक। तो कालीबंगा किस राज्य में है, राजस्थान में है। धौलावीरा, सूरकोटदा, भगत राव, लोथल, रंगपुर, देसल, ये सब किस राज्य में, गुजरात में है। तो दे देगा मैचिंग करने के लिए, कौन गुजरात में नहीं है। तो पूरा रखना इसको ऐसे ही करके याद, ठीक ना। जैसे देखो, दैमाबाद कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में। तो पूरा मैचिंग करने दे देगा दैमाबाद महाराष्ट्र, आलमगीरपुर यूपी, कालीबंगा हरियाणा, लोथल गुजरात। तो कौन हो गया, कालीबंगा हरियाणा, ठीक। ये हो गया। दे देगा कौन एक भारत से बाहर है, दे देगा धौलावीरा, सूरकोटदा, कोटदीजी, आलमगीरपुर, कोटदीजी। देखो, भारत से क्या है, बाहर है। इस तरह से क्वेश्चन एक आएगा इससे क्वेश्चन। तो पहले क्या रखना, कितने देशों में हड़प्पा सत्ता का विस्तार है। फिर पूछना, पढ़ लेना किस राज्य में, कौन सा भारत में है, कौन सा पाकिस्तान में है और कौन सा अफगानिस्तान में, तीनों का अलग अलग पढ़ लेना। तब पढ़ लेना कौन से, चौथा स्टेप पे जाना तो पढ़ना किस राज्य में कौन कौन सा साइट है। बस 4 स्टेप में इसको पढ़ लेना। नेक्स्ट, अब आता है प्रमुख स्थल और खोजकर्ता। ये सब भी आता है, पढ़ लेना, सब दे दिए हैं। जैसे हड़प्पा, मंटगोमरी जिला, दयाराम साहनी 1921 में, ठीक ना। जो आता है उसी को लिख दिए हैं। मंजोरो लारकाना ज़िले में है, ठीक ना। राखलदास बनर्जी 1922 में। आमरी सिंध में है, मजुमदार। चुनहोदड़ो सिंध में है, मैके। कोटदीजी भी सिंध में बसा, फैजल। कालीबंगा गंगानगर घोष। लोथल कठिवाड़ में राव। धौलावीरा कच्छ में जोशी और बिष्ट ने खोजा, ठीक ना। तो सब डेट 2 का मेन पहले याद करना, 21 और 22। फिर लोथल का भी कभी कभी याद होता है, 57। तो पहले 2 का याद हो जाए, इसी दोनों का ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता है, कब खुदाई हुआ उस तब इसका सब को पकड़ लेना लास्ट पेज में, ठीक। इसको रटना है, रिमेंबर कर लेना इसको पूरा, ठीक ना। किसने खोजा, ये सब यही मेन है कि साइट और उसका खोज करता। नेक्स्ट आता है प्रमुख स्थल और नदी। देखो ये सब नदी है। सबसे पहला सिंधु नदी। देखो, सिंधु नदी किनारे बसा हुआ कोटदीजी, मोहनजोदड़ो, आमरी, चुनहोदड़ो। तो पूछ देगा इसमें हड़प्पा, इनमें से बताओ सिंधु नदी किनारे है, नहीं है, वो रावी नदी किनारे है, ठीक ना। चिनाब नदी किनारे कौन है, मांडा है, ठीक ना। तो पकड़ लेना, हड़प्पा, रावी नदी। सतलज नदी किनारे कौन है, रोपड़ और बनवाली है, ठीक ना। चिनाब, मांडा,
हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर है। लूनी नदी किनारे कौन है? धौलावीरा है। भोगवा किनारे कौन है? लोथल है। देखो यहाँ पर है परवरा, दैमाबाद, लूनी, धौलावीरा, ठीक ना। और हिंडन, आलमगीरपुर, ठीक। सतलज किनारे कौन कौन है? रोपड़ और बन वाली, ठीक। दास नदी किनारे कौन है? सुतका, गेंडोर। तो पूछता है इसमें, फंसा देगा कि इनमें से किस नदी किनारे लोग नहीं बसे हुए थे? गंगा, रावी, सतलज, सिंधु। तो कौन हो गया? गंगा। इधर गोदावरी, समझ गया? गंगा नदी किनारे लोग नहीं बसे थे, ठीक। कावेरी के नदी किनारे बसे थे? नहीं। कृष्णा? नहीं। गोदावरी के पास बसे थे लोग, क्योंकि परवरा नदी गोदावरी का सहायक नदी, ठीक ना। नर्मदा? नहीं, ठीक। ये सब जान लेना, ठीक ना। जमुना, जमुना किनारे हो सकता है क्योंकि हिंडा नदी उसी किनारे है, ठीक ना, ठीक ना। ये सारे नदी के किनारे लोग जो बसे थे। देखो सिंधु नदी किनारे कौन कौन है? मोहनजोदड़ो, कोटदेजी, आमरी, चमुद्रो। तो 4 है तो विकल्प दे देगा। इसमें से कौन सा एक साइट सिंधु नदी किनारे नहीं बसता है? मोहनजोदड़ो, कोटदीजी, आमरी, रोपड़। तो रोपड़ कहाँ था? सतलज नदी किनारे। ये हो गया आंसर, ठीक। नेक्स्ट आओ, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। स्थल और प्राप्त वस्तु जितना पढ़ाए हैं लास्ट पूरा ये पहला सेक्शन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो मोहनजोदड़ो आते हैं। अब हम लोग चले सिंधु घाटी सप्ताह में मोहनजोदड़ो की ओर, ठीक ना। यहाँ पर इस साइट में चले। यहाँ पर तो हमने क्या देखा? इसको बोलते हैं मृतकों का टीला, क्योंकि लोग मरे गए थे बहुत सारा। यहाँ पर बाह्य आक्रमण हुआ था तो मर गए थे लोग। माउंट ऑफ द डेड कहा गया है। इसको सिंध का मरुस्थल और नखलिस्तान भी बुलाता है इसको, मोहनजोदड़ो को, ठीक ना। इसका उपनाम है ये मलेरिया। मलेरिया का पहला साक्ष्य कहाँ से मिला? मोहनजोदड़ो से। इससे पता चलता है कि सिंधु घाटी सप्ताह में मलेरिया रोग से भी लोग परिचित थे। तो दे देगा, ये सब पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा ना, तब क्वेश्चन मार सकता है। बहुमंजिला इमारत है। बहुमंजिला इमारत मतलब क्या हो गया? कि 2 मंजिला भवन रहा होगा, तब ना सीढ़ी रहा होगा। सीढ़ी चढ़ कर ना तुम 2 मंजिले पर जाओगे, तो सीढ़ी का भी लोग क्या करते होंगे? प्रयोग करते होंगे। इसी तरह से पढ़ना काल्पनिक रूप से, क्योंकि सिर्फ खुदाई में लेखन शैली का हम ज्ञान नहीं हो पाया। खुदाई पर ही जो बोलना बोलते हैं, हो सकता है इसका लेखन शैली क्या हो जाए, पढ़ा जा सके, तो हो सकता है कि इसकी इतिहास बदल जाए। अभी सारा हम लोग अनुमान पढ़ते हैं। विशाल स्नानागार, विशाल स्नाना, इसका हम आगे चर्चा करेंगे। कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। एकमात्र खिड़की वाला जगह, खिड़की मैंने क्या, जहाँ से लोग झांके थे बंगले में, एकमात्र खिड़की यहीं से मिला। और सब वो लोग का खिड़की नहीं था, पूरा दीवार लगा था। कांसे की नर्तकी पीवीआई कहाँ से मिला? मोहनजोदड़ो से। यह वही लगाए जो परीक्षा में आता है। पशुपति अंकित मुहर, यानी उनकी मुद्रा पर किस पशु का अंकन था? पशुपति का, जिसकी तुलना शिव से लोग करता है, ठीक ना। पुजारी का सर है। अन्नागार है। इसके बारे में बताएंगे कि यह सिंधु घाटी सप्ताह का सबसे बड़ा साइट था ये, और ये मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा साइट ये है, ठीक ना। राजपथ, राजपथ का मतलब होता है चौड़ी सड़क है। चौड़ी सड़क होता है 11.2 मीटर का सड़क था, कभी कभी मिलता था। वैसे हम लोग का नेशनल हाईवे है उसी तरह से, ठीक ना। बर्तन पर नाव का चित्र है, जिससे पता चलता कि समुद्र से लोग परिचित रहे होंगे, ठीक। कुब्बड़ वाला बैल मुहर पर मिला है, जिसका इस बैल को ही लोग जिसको बोलते हैं, यही बैल उनका सबसे प्रिय पशु था। किस काल में? तो जो पशु जाएंगे तो यहाँ कुब्बड़ वाला बैल है, वहाँ गाय है ऋग वैदिक काल में। पट्टेदार जल निकासी, पट्टेदार समझता है ना, जैसे एक पट्टा हो गया, एक जल, फिर दूसरा इसी पर पटरा बिछा दिया गया, फिर जल निकासी बनाया गया, पट्टेदार जल निकासी। कुआं का अवशेष एकमात्र कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो से। कुआं मतलब जहाँ से जो समुद्र अपने घर के आंगन में था कुआं। बस इतना साइट पकड़ लेना जहाँ जहाँ से जो जो मिला है, ठीक। अब आता हड़प्पा से क्या मिला। देखो जब लोग हड़प्पा गए तो वहाँ हमको क्या क्या मिला, जैसे कैसे हम लोग मान लो बोरिंग उड़ जाएंगे तो वहाँ जो चीज़ मिलेगा सिपाड़ा में नहीं मिलेगा, उसी तरह से खंडहर में है। तो इसी दोनों में, यही दोनों में अंतर है। खंडहर में एच कब्रिस्तान और RH-37 कब्रिस्तान मिला है। एच कब्रिस्तान मतलब पतन की ओर दिखाता है। पतन मतलब जब लोग हड़प्पा सबका जब पतन की ओर था तो लोगों का कब्रिस्तान जो था बेहतरीन तरीके से था, और जब उत्थान था तो बड़ा ढंग का अपने कब्रिस्तान को इंडिकेट करते थे। तो RH कब्रिस्तान दिखाता है कि बहुत उन्नत अवस्था में रहा होगा लोग, तभी लोग अच्छा अच्छा कब्र बनाया है। और
एज कब्रिस्तान दिखाता था कि लगता है लोग के पास पैसा नहीं है, यानी आर्थिक रूप से लोग कमज़ोर हो गए हैं। श्रमिक आवास तो पढ़ोगे तो उससे पता चलेगा सिंधु घाटी सप्ताह के हड़प्पा में श्रमिक आवास मिला है, जो इस बात का समाज पता चलता है कि उद्योग धंधे में, कृषि में काम करने वाले लोग रहा करते थे अपना एक आवास लेकर के। नगार मिला 6-6 की पंक्ति में हड़प्पा से। कैसे चला है पता है नगार था, तो यहाँ पर था जौ और गेहूँ के इस पर क्या मिले, साक्ष्य मिले हैं। जौ और किसके, गेहूँ के साक्ष्य मिले हैं। चावल का मत बोल देना, चावल का मिला तरंजी खेड़ा से, वैदिक काल से। तो जौ और गेहूँ के साक्ष्य से मिला, दाना मिला है। उसी दाना से पता चलता कि यह नगार रहा होगा, और यह नगार हो सकता है कि किसी भी विशेष परिस्थिति में, जैसे अकाल पड़ गया तो उस परिस्थिति में इसको बांटने के काम में आता होगा। यानी इससे पता चलता कि अकाल भी पड़ता था। औसे नगार औसे अकाल। स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा, स्त्री को यहाँ पर अन्न का देवी माना गया। मैंने मातृ भूमि से तुलना की गई है। मतलब जिसे स्त्री बच्चा पैदा कर करके क्या करती है, सृष्टि का निर्माण करती है, और सही पता लगाया था कि जो हमारा भूमि है उसमें से अन्न निकलता, तो हमको उसको पूजना चाहिए। ताबूत सावधान, आज देखता ना ताबूत सावधान जैसे क्रिश्चियन में है। ताबूत सावधान एकमात्र मिला कहाँ से, हड़प्पा से मिला है। मतलब ताबूत में सावधान की प्रक्रिया कहाँ से मिली है, हड़प्पा से मिली है, जो बताता कि एक अलग कल्चर के लोग भी थे। चलो लोथल चले हम लोग, गुजरात के पास है। यहाँ पर यहाँ से क्या मिला है, इसका बोलते हैं मांस का लोथड़ा। यहाँ से मिला बंदरगाह, सबको पता ही है, अभी बताए थे। यहाँ पर ये एकमात्र बंदरगाह ही यही है जहाँ से दिलमुन होते हुए, माकन होते हुए दिलमुन होते जा फारस की खाड़ी कहाँ से मोहरे मिली है, जिससे पता चलता है कि फारस से लोग परिचित थे। धान की भूसी मिला है, धान की भूसी मिला है, जो बताता है कि धान से लोग चावल से परिचित थे, लेकिन इसका स्पष्टीकरण नहीं है। 3 जोड़ी सावधान मिला, एकमात्र ऐसा स्थल जहाँ 3 जोड़ा सावधान मिला है। 3 जोड़ा मतलब कि लोगों को दफनाया जाता था। घोड़े की मींड मूर्ति, जो पहले पता लगता था कि घोड़े से लोग अपरिचित थे, तो ये मींड मूर्ति में क्या था, छोटे छोटे पत्थर की मिट्टियाँ, मतलब पक्की मिट्टी बना कर बनाना, उसी बोलते मींड मूर्ति। कैसे दिखाता, टटर करके बजाता सब स्टेशन पर, कोई बोला घोड़े की मिट्टी, इससे पता चलता है घोड़े से लोग परिचित थे, तभी तो मींड मूर्ति बना दिया। चलो चलाक लोमड़ी, पंचतंत्र में पढ़ा ना, चलाक लोमड़ी था जो कौआ को बोला कि तुम बहुत अच्छा गाना गाते हो, गिरा दिया। चलो फारस की बेलनाकार मोहरे, जो मोहर था हमारे देश में गोलाकार था, सिंधु घाटी सप्ताह में आयताकार था, चौकोर था। बेलनाकार मोहरे से परिचित थे, लेकिन वो मोहर किसका था, फारस में, ईरान से। इससे पता चलता कि ईरान से लोग भारत में व्यापार करने आते थे सिंधु घाटी सप्ताह के समय में। यानी सिंधु घाटी सप्ताह के लोगों से फारस का व्यापार होता था। कौन मोहरे मिली है, बेलनाकार मोहरे। तो बेलनाकार मोहरे से याद रखना है कि भारतीय लोग मोहर का प्रयोग करते थे व्यापारिक लेन देन में, जो आगे हम लोग चर्चा करेंगे। 3 तरह के मोहरों से परिचित थे। मोहरे से कितने, 4, गोलाकार, आयताकार, वर्गाकार और बेलनाकार। लेकिन ये मोहर उनका नहीं था, ये किसका था, फारस का था। तो 4 से परिचित थे, लेकिन था उनका कौन नहीं, बेलनाकार मोहरे नहीं था। ये किसका था, फारस का था। मनका बनाने कारखाना, मनका मैंने गुड़िया। आटा चक्की मिला है, आटा के 2 पार्ट मिले हैं, जिससे पता चलता कि घर में लोग अपना आटा पीसते होंगे। चलो अब चलते हैं कालीबंगा। राजस्थान में कालीबंगा जगह है। जूता हुआ खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है, यहीं से। तो देखेंगे कि ऐसे आज भी गांव में जाते हो तो बड़ा क्यारी होता है और छोटा क्यारी होता है। बड़ा क्यारी में सरसों रोपे थे और छोटा क्यारी में चना। आज देखते हो ना, अभी जब रोपता है लोग गेहूँ तो फिर क्या करता है, उसमें सरसों भी डाल देता है। तो ये एक साथ 2 फसल उगाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है, कालीबंगा से। कैसे, तो छोटे वाले में चना, बड़े वाले में सरसों रोपते थे, तो 2 फसल हो गया। फर्श पर अलंकृत ईंट यहीं का। अलंकरण में क्या, जो फर्श बनाते थे, इससे पता चलता था कि लोग काफ़ी इनोवेटेड माइंड के थे। फर्श पर अलंकृत में ना क्या, उसको डिजाइन देकर अभी भी तो लोग देखता होगा रोड में कहीं पर जो बड़े लोग अपना मकान बनाते हैं, तो बगल में जो रोड देते हैं जिसमें घुसने के लिए, तो दिखता डिजाइनदार वाला पूरा आ गया, सीमेंटेड टाइप का, उसी तरह का। लकवाग्रस्त रोगी का शरीर, यानी पैलासिस लोग उसमें भी थे लोग। लकड़ी का ये हो गया, ठीक ना, लकड़ी का, ठीक है, नाविक था।
नेक्स्ट हो गया दुर्ग घिरा हुआ। दुर्ग का मतलब होता है, देखो ये जैसे नगर हो गया, ठीक ना, नगर चारों ओर से घिरा हो गया ताकि बाह्य आक्रमण ना हो सके, बाढ़ से बचा सके, जंगली जीव जंतुओं से बचा सके। इसके लिए चारों ओर से हम लोग घेरा कराते हैं ना, बाउंड्री। तो ये नगर जो था कालीबंगा, वो चारों ओर से दुर्ग से घिरा हुआ था, सुरक्षा के व्यू से। कैसे? बाढ़ से बचने के लिए, बाह्य आक्रमण से बचने के लिए, पशु से बचने के लिए। चलो, मीड पट्टिका, इस जगह पर जाते थे, एक मीड पट्टिका मिली है। मीड पट्टिका का मतलब था मृत, छोटी सी मूर्ति मिली है, उस पर एक सिंह युक्त देवता है, जिसमें एक तरफ बकरी है और एक तरफ सिंह युक्त देवता है। उसी पर पुरुष घसीट रहा उसको, बकरी को अपनी तरफ कान पकड़ करके, जिस बात का संकेत है कि डर के मारे बकरा आना नहीं चाहता है, लेकिन उसको घसीट कर ले जा रहा है कहाँ पर? बलि देने के लिए। तो बलि प्रथा का संकेत कहाँ से मिलता है? कालीबंगा से। ठीक, नेक्स्ट आता है हरियाणा में चले बनवाली है। हरियाणा में कहाँ चले हम लोग? बनवाली में, ठीक ना। तो बनवाली में चले थे, यहाँ निचला दुर्ग, निचला मतलब हो गया जो श्रमिक लोग रहते थे, और उचला दुर्ग, सब एक से रक्षा से घिरा हुआ था। इसका मतलब होता था कि इसका टाउन प्लान में पढ़ाएंगे कैसे पढ़ना है। एक ही मतलब, चाहे वो जैसे और जगह क्या मिला है कि निचले मतलब नीच जाति के लोग, श्रमिक लोग, मजदूर लोग, उनका जो घर था वो एक किले से था बंदी, और उच्च जाति के लोग का एक किले से बंदी, दोनों से अलग अलग थे लोग। लेकिन बनवाली में क्या था कि चाहे उच्च जात का हो चाहे नीच जात का मकान हो, सब एक से घिरा हुआ था। चारों चारद्वारी, एक ही चारद्वारी था, और उसी में सब लोग एक साथ रहते थे, ठीक ना। खाली मकान उनका अलग अलग था। ये बनवाली से मिला है। अग्नि वेदिका, इससे पता चलता है कि लोग यज्ञ करते थे। अग्निवेद का मतलब क्या होता है? जहाँ पर यज्ञ लोग करेगा, जिससे पता चलता है कि लोग कर्मकांड करते थे, ठीक ना। पक्की मिट्टी का हल, जिससे यह पता चलता है कृषि में इसको कर्म में लगाया जाता होगा, क्योंकि उस समय लोहे का प्रयोग तो हुआ नहीं था। तो औजार के रूप में पक्की मिट्टी का हल कहाँ से मिला है? जो कृषि में यूज औजार, कृषि युक्त औजार को दिखाता है। जौहरी आवास, जौहरी मतलब समझता है ना, जो सोना चांदी का मनका बनाने का कारखाना इसका था। तो जौहरी आवास से मिला, जो इससे पता चलता है कि स्वर्ण आभूषण लोग का भी, स्वर्ण आभूषण का भी लोग प्रयोग करते थे लोग। नेक्स्ट धौलावीरा चले हम लोग, गुजरात में है धौलावीरा चले। यहाँ से उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य मिला है। मतलब जब वर्षा होता था, यह नदी के पानी को बांध बना कर रख लेते थे, ताकि संचय में इकट्ठा, ताकि भविष्य में इसको काम आ सके। अभी भी देखता हो लोग, जल भौम जल स्तर में, समझता है भौम जल स्तर, जल भूमि का जल स्तर जो नीचे चले जाए, उसी को बचाने के लिए बहुत जगह जाओगे तो गड्ढा बना दिया बंगाल में, ताकि पानी आए वहाँ गड्ढा में क्या रहे? भरा रहे, और पूरे जल का स्तर को बरकरार रखे। हम लोग तरफ क्या है, झारखंड में इधर सब में क्या है, पानी है बह के देखिए चले गया, तो जल स्तर नीचे चले गया जाता है। तो जल स्तर बनाने के लिए क्या चाहिए? बांध दिया जाए, ठीक ना। यहीं पर लिपि के 9 अक्षर एच महादेवन ने क्या किया, लिपि के 9 अक्षर को एक क्रम में सजा कर रख दिया है। यहाँ के नगर 3 भाग में थे, सब जगह था उचला नगर और निचला नगर। तो यहाँ बड़ा भवन, छोटा छोटा भवन, और उससे भी छोटा भवन, 3 तरह के भवन यहाँ मिलते हैं। कहाँ पर? 3 तरह के भवन वाला नगर यहाँ मिलते हैं, जबकि अदर जगह बड़ा नगर और छोटा नगर। यहाँ पर उच्च लोग, मध्यम टाइप के लोग, जिससे पता चलता है कि 3 तरह के समाज था, उच्च मध्य समाज, मध्यम समाज और निम्न समाज। कैसे आज देखते हैं हम लोग भी, हम लोग को मान लो जिस एरिया में रहते हैं हम लोग, झोपड़ी में भी रहता है लोग, इस एरिया में 1 मंजिला मकान में रहता है, और किसी के पास अपार्टमेंट भी रहता है लोग। उसी तरह से चुनौदरो चले, चुनौदरो पड़ता है पाकिस्तान में। यहाँ गुड़िया बनाने का कारखाना है, जिसको कहते हैं मनका भी, ठीक है ना। दैमाबाद चले, यहाँ से रथ से जुड़ा बैल मिला है, जिससे पता चलता है कि कृषि क्रम में बैलों को प्रयोग किया जाता था। रंगपुर चले, धान की भूसी यहाँ से ही मिली है। सुरकोटदा चले, घोड़े की अस्थियाँ मिली है, जो पहले नहीं मिलती थी। पहले इसीलिए घोड़ा का प्रयोग, जब हम लोग पढ़ते थे ना यूपीएससी में हिस्ट्री में, तो घोड़े का प्रयोग हम लोग लिखते थे, नहीं तो घसीटा बोलते थे, घोड़ा सिंह टट्टू का प्रयोग, ठीक ना। अब हो गया रोपड़ से अंडाकार 100 मिला है, जिससे पता चलता है कि ये अलग कल्चर टाइप के लोग थे। अंडाकार 100 मतलब हो गया अंडाकार गड्ढा खोद कर उसमें 100 दफना दिया गया।
ये मिला रोपड़ से, पंजाब से। ये अलग कल्चर को दिखाता था, ठीक ना। जैसे भारत में हम लोग का अलग अलग कल्चर है, अलग अलग निर्जातियाँ हैं। जैसे मुस्लिम अलग दफनाएगा, हम लोग उसको जला देंगे, और ईसाई उसको ताबूत में रखेगा। वैसा ही सुतगेंडेर चले, जो यहाँ पर पाकिस्तान के पास है, बलूचिस्तान के पास, प्राकृतिक चट्टान पर एकमात्र है। तो एकमात्र ऐसा साइट पूरे सिंधु घाटी सप्ताह में जो प्राकृतिक चट्टानों पर क्या है, बसा हुआ है। वहाँ भी चट्टानों पर लोग सप्ताह बसती थी। कुणाल से मिला चांदी के 2 मुकुट है, जिससे पता चलता है कि राजस्थान के अजमेर से चांदी मंगाया था। चांदी के 2 मुकुट मिले, जिससे अब 2 मुकुट कौन पहनता होगा, राजा। इसी से पता चलता है कि बताओ, मुकुट आम आदमी पहनता नहीं, राजा रहा होगा, लेकिन राजा का साक्ष्य नहीं मिला है। इसी चांदी के 2 मुकुट से पता चलता है कि राजा रहा होगा, लेकिन राजा का साक्ष्य। इसी चांदी से पता चलता है कि सबसे प्राचीनतम साक्ष्य भारत में अब तक है। भविष्य में क्या पता नहीं, लेकिन अभी तक सबसे प्राचीनतम, बताओ, चांदी का प्रयोग कौन लोग करते थे, सिंधु घाटी सप्ताह के लोग। कैसे चला पता, कुणाल नामक स्थल से चांदी के 2 मुकुट मिले हैं, जो पता चलता है कि चांदी के प्रयोग से सबसे पहले कौन लोग परिचित थे भारत में। सिंधु घाटी सप्ताह, वैदिक सप्ताह, मौर्य काल, गुप्त काल, तो क्या बोलना है, सिंधु घाटी सप्ताह। कैसे चला पता, कुणाल से। क्या मिला, चांदी के 2 मुकुट, ठीक ना। आज हम लोग का यही पहला सेशन क्या हुआ, ख़त्म हुआ। पहला सेशन का तो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पढ़ लेना। ऐसे तो जितना वीडियो बनाए सब इम्पोर्टेंट है। धीरे धीरे सब तेज़ आवाज़ आ रहा है, धीरे धीरे और डेवलप बनाएंगे, ठीक ना। ठीक है, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो आएगा हम लोग का, आगे आ रहा है नेक्स्ट वीडियो, यानी 2 या 3 चरण में बनाएंगे इसका वीडियो। नेक्स्ट देखो कब आता है, ठीक।